तो आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे मैं आपसे एक पहले क्वेश्चन करूंगा और आप इसका मुझे जवाब दो। मैं अगर आपसे ये पूछूं, ये बताइए जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? जुडिशियल ओवररीच क्या होता है? डेलीगेट लेजिस्लेशन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन क्या होता है? तो आप क्या बताएंगे, क्योंकि ये ना अभी न्यूज में रहा है, बहुत ही न्यूज में हमेशा रहता ही है, हमेशा नहीं, ये तो आप पर डे न्यूज में द हिंदू के आर्टिकल में या इंडियन एक्सप्रेस में ना ये कीवर्ड्स आप देखेंगे। तो आप हमको बताइए कि व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म, व्हाट इज जुडिशियल ओवररीच एंड व्हाट इज अ डेलीगेट लेजिस्लेशन एंड व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसकी जो की पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आपको ही पूछे जाए। तो आप मुझे बताइए कि इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो होता है वो अपना सुओ मोटो का जो राइट है ना वो एग्जीक्यूट करे। जैसे आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 के अनुसार ना जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब सरकार जो जो सॉरी जो जुडिशियरी होती है ना, जो सुप्रीम कोर्ट होता है या हाई कोर्ट होता है ना, वो डायरेक्टली किसी केस को एक्सेस कर सकता है, उसके पास पावर होता है। तो उसमें देख लुक आउट कर सकता है कि जैसे इसमें क्या प्रॉब्लम है। जैसे आप देखिए मुखर्जी नगर में अभी इंसिडेंट हुआ था, एक बिल्डिंग में आग लग गई थी। तो आप उसमें देखिए किस तरीके से वहां पे बिल्डिंगों का निर्माण किया गया है। मतलब आप सोच सकते हैं कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है या वो सेफ्टी पर्पज से नहीं बनाई गई हैं। उसमें जो मेंटेनेंस होना चाहिए वो मेंटेनेंस अभी ठीक से नहीं किया गया है। और जो फायर वगैरह है उनका ध्यान नहीं रखा गया है, सेफ्टी का ध्यान उसमें नहीं रखा गया है, सेफ्टी किट्स नहीं उसमें है। तमाम चैलेंजेस वहां पे देखी गई आपको, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। तो उसमें ना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकता है ना, सुओ मोटो का उसके पास अधिकार होता है। वो किसी भी केस में सुनवाई कर सकता है, किसी भी केस में एंट्री कर सकता है वो अपना। उसको बोलते हैं ना जुडिशियल एक्टिविज्म। मेरी बात समझ रहे हैं? वैसे जुडिशियल ओवररीच क्या होता है? जुडिशियल ओवररीच इन द सेंस ये होता है कि ऐसा कोई केस आया जो हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है, वैसे तो इसका पावर नहीं है, लेकिन क्या कर सकता है ना, ये अपने पावर से बियॉन्ड चला जाए और उसमें कोई दे दे, उसमें कोई सुनवाई कर दे, या उसमें कोई स्टेटमेंट दे दे। उसको बोलते हैं जुडिशियल ओवररीच। जुडिशियल मतलब अपने पावर से भी आगे जाकर के इसको मतलब लुक इनटू कर रहा है, समझ पा रहे हैं? उसको बोलते हैं जुडिशियल ओवररीच। ओवर कर दिया उसने, उसका जो जो पावर था ना उसको उसने ओवर रिच कर दिया, उसके बियॉन्ड जाना पड़ा। जैसे बाय द नेचुरल जस्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। आर्टिकल 21 में बताया था आपको, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसमें क्या कर सकती है ना कि जो जुडिशरी होती है ना, अगर कोई लॉ बनाया गया है, अगर कोई लॉ बनाया गया है किसके द्वारा, अगर लेजिस्लेचर के द्वारा कोई लॉ बनाया गया है और ये लॉ ना इविल इन नेचर है, कुछ कुछ में इविल इन नेचर है, कुछ सेंटिमेंट हर्ट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स के या प्रियम्बल के। तो इस कंडीशन में ना जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, सुप्रीम कोर्ट ये ना इस लॉ के बियॉन्ड चला जाएगा, इस लॉ के बियॉन्ड चला जाएगा और कहेगा नहीं, इस लॉ को अभी से ना एक सीमा खींच देगा, एक लकीर खींच देगा कि ये आने वाले 10 दिन में 20 दिन में इस लॉ को विड्रॉ करना है, इसको खत्म कर देना है। या फिर जो आदमी को पनिश किया गया ना इस लॉ के द्वारा, तो इसको क्या कर देगा, इसको रिहा कर देगा। ठीक है, इसको मतलब इसको जो इसका जो पनिशमेंट है ना उसको माफ कर देगा, सेंटेंस को माफ कर देगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसको बोलते हैं जुडिशियल ओवररीच। जुडिशियल ने उससे भी बियॉन्ड जाके काम किया और नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे इसने काम किया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये होता है जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एक्टिविज्म। अब मैं आगे बात करता हूं, व्हाट इज डेलीगेट लेजिस्लेशन गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। जो डेलीगेट लेजिस्लेशन होता है ना, ये क्या करते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं,
या जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको अधिकार दिया जाता है, उनको अधिकार दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आरबीआई, एफएसएसएआई, इनके पास अपना अधिकार है। ये ना अपने केस को सुनवाई कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसे बैंक है नॉन परफॉर्मिंग एसेट कर रहा है, या फिर ऐसा कोई क्लाइंट है वो लोन लेके चला गया, तो वैसे केस में ना आरबीआई क्या कर सकती है, इसके पास पावर है, बैंक को पनिश कर सकती है, उस इंडिविजुअल के ऊपर पेनाल्टी लगा सकती है, बैंक पेनाल्टी लगा सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, डेलीगेट लेजिस्लेशन इसको बोला जाता है। या एफएसएसआई के माध्यम से अगर कोई फूड है इनसिक्योरिटी का, या मान लीजिए अनहाइजेनिक फूड्स है, उसमें हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, या फिर उसका जो पैकेजिंग हो रहा है वो ठीक से नहीं हो रहा है, तो वैसे केस में ना जो एफएसएसआई उसको भी पावर है कि उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, उस शॉप को बंद कर सकता है, रेस्टोरेंट को बंद कर सकता है, उस फैक्ट्री को बंद कर सकता है। तो इसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस लाइक आरबीआई एंड एफएसआई के पास जो पावर होता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, क्या आप इतना समझ गए? विवेक, क्या आप मेरी बात समझ गए? ठीक है, मैं इस पे बात करूंगा। पहले मैं जो समझा रहा हूं, क्या उस पर आप समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? इस की टर्म को ना आप लोग याद कर लीजिएगा कि जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है, जुडिशियल ओवररीच का मतलब क्या होता है, डेलीगेट लेजिस्लेशन क्या होता है, आपको वहां बताना है। यहां नहीं, आगे भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है साक्षी, जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब ये होता है, जैसे सुओमोटो में ना आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है आई थिंक, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को अधिकार है। किसी भी केस में ना ये डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। मान लीजिए कोई केस है, उस केस में डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है कि नहीं, इसकी सुनवाई हमें करना है। आपको बिल्कुल उसमें जाकर के अपील करने की जरूरत नहीं है, वही लुक इनटू करेगा इसमें। उसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल ओवररीच का मतलब ये हो सकता है कि अगर हमारा जो पार्लियामेंट है ना, हमारा पार्लियामेंट कोई लॉ बना दिया, कोई नियम बना दिया, लेकिन वो नियम ना कहीं फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशन के सेंटिमेंट को हर्ट कर रहा है, तो वैसे कंडीशन में ना नेचुरल जस्टिस का यूज करते हुए ना जो सुप्रीम कोर्ट होगा या हाई कोर्ट होगा, उसको क्या करेगा, उसको डिसॉल्व कर देगा, उस एक्ट को डिसॉल्व कर देगा। या फिर जो जो कोई पर्सन है ना वो पनिश हो रहा है उस एक्ट के माध्यम से, तो उसको उसका जो पनिशमेंट है ना उसको खत्म कर देगा। तो ये होता है जुडिशियल ओवररीच। डेलीगेट लेजिस्लेशन का मतलब ये होता है कि ये जो मतलब आप जो जस्टिस का जो जुडिशियल का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कोर्ट में नहीं हो करके, वो हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ना हो करके एक कोई इंडिपेंडेंट बॉडी को दे दिया गया, इंस्टीट्यूशन को दे दिया गया, एस्टेब्लिशमेंट को दे दिया गया, जैसे आरबीआई, एफएसएसआई, इनको दे दिया गया। तो इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, डेलीगेट लेजिस्लेशन बोला जाता है इसको। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेते हैं। चौथा, एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन क्या होता है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन, दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन क्या होता है कि इसमें ना ट्रिब्यूनल का रोल होता है। ट्रिब्यूनल्स, आपको पता है ना, जो सरकार है बहुत सारे ट्रिब्यूनल बनाई है। आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बहुत सारे ट्रिब्यूनल हैं, होम मिनिस्ट्री में बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में बहुत सारे ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। और ये जो ट्रिब्यूनल है ना, ये क्या करती है कि जो कोर्ट होता है ना, कोर्ट के वर्डन को कम करने के लिए इसको बनाया जाता है कि अगर कोई आदमी डिस्प्यूटेड है या कोई इस पे चार्ज है ना, तो आ करके बियॉन्ड द कोर्ट, मतलब एक ट्रिब्यूनल है ना, ट्रिब्यूनल में ही इस केस को सेटल कर दिया जाए, सेटल कर दिया जाए। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शंस। अभी रिसेंटली न्यूज रहा है, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको पता है एक्ट आया है, बिल आया है, उसको आपको याद करना है। जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट आया है, 2023 में, अभी हम इसको अमेंड कर रहे हैं। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? जन विश्वास एक्ट जो आया है ना, इसमें अभी आपको पता है कि अभी पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ है कि हमारे जो कंप्लायंसेस है ना, जो लॉज के जो कंप्लायंसेस है ना, उसको ना खत्म किया जा रहा है, या उसको बहुत इजी किया जा रहा है, या बहुत ही इसको
फ्रेंडली किया जा रहा है, कंप्लायंसेस को ही खत्म किया जा रहा है। बहुत सी, जैसे मान लीजिए इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जन विश्वास एक्ट में ना हमारा जो पनिशमेंट है, जैसे सेंटेंस हो गया, सेंटेंस के पनिशमेंट को खत्म करके अभी हम क्या कर रहे हैं, पनिशिव से आपको पनिशमेंट दिया जा रहा है। जैसे कौन सा, फिजिकल पनिशमेंट दिया जा रहा है, फिजिकल पनिशमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। फिजिकल पनिशमेंट इन द सेंस कि उस व्यक्ति को जेल में न भेज करके हम सीधे क्या करें, उस पे कोई उसको पनिश कर दें कि ठीक है, तुम्हारे पर फाइन लगाया जाता है, तुम्हारे पर पेनाल्टी लगाया जा रहा है, 1 लाख का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 अरब का आप पे पेनाल्टी लगाया जा रहा है। आपको जेल जाने की जरूरत नहीं, आप क्या करो, आप सीधे पेनाल्टी दो और आप आगे बढ़ो। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये जन विश्वास एक्ट में कहा गया कंप्लायंसेस कम किया जाए। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं ना, हमारे कोर्ट पे बहुत ज्यादा बर्डन आ रहे हैं, बहुत सारे बर्डन आ रहे हैं, बहुत से ऐसे केस हैं जिसका रेजोल्यूशन हुआ ही नहीं है। और ऐसे में आप ये सोचिए कि अगर कोई फैक्ट्री है, इसने अगर कुछ गलत एक्शन कंडक्ट किया है और इसमें ना इसका केस कोर्ट में चला गया, तो आपको पता है कोर्ट में सालों साल लग जाते हैं। और इस पे क्या ना, इसको बैन कर दिया गया है। लेकिन छोटे मोटे केस में ये अंदर चला गया। ऐसे केस में आप सोचिए 10 साल 20 साल ये फैक्ट्री बंद रही, तो आप ये सोचिए क्या ये ईज ऑफ बिजनेस हो पाएगा? क्या बिजनेसेस के लिए ये अच्छी बात है? बुरी बात है। इससे बिजनेसेस को बहुत हर्ट होगा, वो बहुत लॉस में चली जाएंगी, हमारे जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इससे बेटर ये है ना, इसको ट्रिब्यूनल में ही इसको निपटा दिया जाए। और कैसे, इसको सेंटेंस न दे करके हम सीधे इसको क्या करें, फिजिकल पनिशमेंट इस पर लागू कर दें। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, विवेक कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं। क्योंकि इसका ये मतलब है, जो भी हमारे जो डेलीगेट लेजिस्लेशन है ना, उसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए, कोई इंस्टीट्यूशन है, आरबीआई हो गया, एफएसएसआई हो गया, या फिर आप देखो तो हमारे जैसे एफसीआई हो गया, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है ना, इनको आप बोल सकते हो कि ये एक तरीके से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। डेलीगेटेड मतलब ये हो सकता है ना, जो डेलीगेशंस होते हैं या जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो उसमें क्वासी जुडिशियल बॉडी भी आ सकती है, आप कह सकते हो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिक्शन में भी आप रख सकते हो, ठीक है। सिंपली आपको ये पूछेगा इस की टर्म का मतलब क्या है, आपको उसमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है, आप उसको डिफरेंशिएट कर पाओ, ठीक है। तो ये यहाँ पे आते हैं, चूंकि फ्लो गड़बड़ा जा रहा है, आप फ्लो पे ध्यान दीजिए। तो जो जन विश्वास एक्ट है, क्या आप इसके बारे में समझ गए मेरी बात, इसका सेंस क्या कहता है? लेकिन ना अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जो पैनल मेंबर है ना, वो इसको कैसे देखता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। वो इसको ऐसे देखता है कि चलो ठीक है, मान लो जो जन विश्वास एक्ट है ना, आप इसको लेके आ रहे हो, कंप्लायंसेस को इजी कर रहे हो, ठीक है, आप सेंटेंस को डिमोलिश करके उसमें फिजिकल पनिशमेंट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ये भी ठीक है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अभी आप ये बताओ, जो गाम्बिया एक कंट्री है, अभी गाम्बिया में क्या हुआ कि जो भारत के जो ड्रग्स मेडिसिन है ना, उसके वजह से बहुत से लोगों को वहां पे मृत्यु हो गया, बहुत लोग डेड हो गए, खत्म हो गए। वहां पे जो सिरप का यूज किए वो लोग, और बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई वहां पे। और गैम्बिया में ही नहीं, और कंट्रीज में इसको देखा गया। लगभग 66 चिल्ड्रेन खत्म हो गए, 66 चिल्ड्रेन से ज्यादा बेचारे खत्म हो गए इस मेडिसिन की वजह से, जो भारत ने एक्सपोर्ट किया था। अब आप ये मुझे बताओ कि इसमें जो लोग खत्म हो गए, जो लोग मर गए, और आप ये कहता है कि जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एक्ट है ना, उसके भी कंप्लायंसेस, वो भी इसमें आता है, उसके भी कंप्लायंसेस कम किए जाएंगे, उसको भी फिजिकल पनिशमेंट दिया जाएगा। तो आप ये बताओ, जिन बच्चों की मृत्यु हो गई है, तो केवल और केवल फिजिकल पनिशमेंट दे करके उसको छोड़ दोगे? क्या ये एथिकल है? ठीक है, आप ला दिए, आप कंप्लायंसेस को कम कर रहे हो, लेकिन इसका क्या जो गाम्बिया में हुआ, इसका क्या?
क्या जो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी जिसने मेडिसिन बनाया था, क्या उसकी कोई गलती नहीं थी? क्या उसको पनिशमेंट नहीं करना चाहिए? क्या उसको सेंटेंस नहीं होना चाहिए? क्या आप सिर्फ पैसे लेकर के उसको छोड़ दोगे? क्या ये बताओ, क्या ये एथिकल है? क्या ये नैतिकतावादी है? क्या करोगे आप बताओ, क्या करोगे? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। तो मतलब आप यही सोचो कि अभी एक्ट बना नहीं, एक्ट हमने इम्प्लीमेंट किया नहीं, कि इसके चैलेंजेस अभी से हमको दिखने शुरू हो गए। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं कि रीडिंग बिटवीन द लाइन। आपको ना आपको आपको मतलब लाइन के बीच में से कीवर्ड ढूंढ के लाना है कि इसमें क्या एथिकल कंसर्न हो सकता है। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। आप ये मत सोचना कि डायरेक्टली पूछे कि बताओ जन विश्वास एक्ट क्या है, इसे आप क्या समझते हो। वो डेली न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए इसका जवाब आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका क्या जवाब है। क्या ये जो जन विश्वास एक्ट आया है और जो गैम्बिया में जो बच्चे मर गए, तो क्या उनको केवल और केवल फिजिकल पनिशमेंट देकर के छोड़ दिया जाए? क्या आपको लगता है कि ये जो जन विश्वास में जो कंप्लायंसेस हम कम कर रहे हैं ये ठीक है? क्यों ठीक है? तो इसको आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको सोचना है और मुझे बताना है। ठीक है, अभी इसके बारे में सोचिएगा और फिर मुझे बताइएगा। जेल नहीं, जुर्माना, ये क्या अच्छी बात है? चलिए अब हम आज के मुद्दे पे आते हैं। तो जो भी मैं पॉइंट बताया हूं ना उसको आप याद कर लीजिएगा। अब ना इंडियन डायस्पोरा की बात कर लेते हैं। अब इंडियन डायस्पोरा ना रिसेंटली न्यूज में रहा है। ये क्यों न्यूज में रहा है और इसकी थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। इंडियन डायस्पोरा मतलब अभी आप देखिए जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी है ना, एक रिपोर्ट रिलीज किया, कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट ऑन इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा मतलब ऐसे हमारे भारत के लोग जो बाहर रहते हैं, भारत के मूल निवासी रहे हों या उनके पेरेंट्स रहे हों या अभी वो फॉरेनर बन गए हों, तो वो ना उनको बोलते हैं इंडियन डायस्पोरा। उसको बोला जाता है इंडियन डायस्पोरा। सो देख लेते हैं, इंडियन डायस्पोरा इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये एक ग्रुप है लोगों का जिसमें क्या होता है, करंटली लिविंग आउटसाइड इन इंडिया टेम्पररी और परमानेंट। कोई भारतीय हो या मूल भारतीय रहा हो, अभी वो फॉरेनर हो गया हो, तो हो सकता है वो टेम्पररी विदेश में रह रहा हो या परमानेंट विदेश में ही सेटल हो गया हो, उसको बोलते हैं इंडियन डायस्पोरा। मेरी बात समझ गए आप लोग? इट इज कॉमनली अंडरस्टूड टू इंक्लूड द नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, एनआरआई। इसमें एनआरआई भी आते हैं, इसमें ओसीआई भी आते हैं। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया आते हैं, और इसमें पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन भी आते हैं, पीआईओस। तीनों आते हैं इसमें इंडियन डायस्पोरा में। इंडियन डायस्पोरा का मतलब ये होता है कि हमारे ऐसे भारतीय जो विदेश में टेम्पररी या परमानेंट सेटल हो गए हों, उसको बोलते हैं इंडियन डायस्पोरा। ठीक है, आपसे सिंपली ये पूछा जा सकता है। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि 2015 में हमने क्या किया था कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया था और जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन था ना, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, दोनों को हमने इनको कार्ड प्रोवाइड किया जाता था। तो दोनों जो कार्ड होल्डर थे ना, इनको हमने मर्ज कर दिया, और सिंपली बोल दिया कि ये भी क्या है, ओसीआई है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है। मेरी बात समझ पा रहे हो? इंडियन डायस्पोरा में तीन जन आते हैं। पहला क्या हो गया, एनआरआई, ओसीआई और पीआईओ, ये तीनों आते हैं। इंडियन डायस्पोरा क्या होता है, जो लोग भारतीय हो और विदेश में रह रहे हो, परमानेंटली सेटल हो गए हो या टेम्पररी सेटल हो गए हो, इसको बोलते हैं इंडियन डायस्पोरा। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा डायस्पोरा भारत का ये। सबसे ज्यादा भारतीय लोग विदेशों में बसे हुए हैं, लगभग 13 मिलियन। आप सोच पा रहे होंगे, 31 मिलियन लोग भारत में विदेशों में रहते हैं। और उनसे ना सबसे अधिक रेमिटेंस हमारे भारत में आता है। ग्लोबल देखा जाए तो सबसे ज्यादा रेमिटेंस हमारे भारत में आता है, सोच सकते हो आप लोग। तो ये भी हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन इनका भी है। कंपोजिशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा कंपोजिशन देख लेते हैं। द कंपोजिशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा इज डाइवर्स, बहुत डाइवर्स है इसमें। क्योंकि ना केवल ऐसा नहीं है कि लोग बाहर कमाने ही जाते हैं, पैसे के लिए ही जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, बिजनेसेस के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से लेबरर्स हैं, बहुत से वर्कर्स हैं, ट्रेडर्स आपको मिल जाएंगे, पॉलिटिकल लीडर्स भी आपको मिल जाएंगे,
प्रोफेशनल्स मिल जाएंगे और आपको स्टूडेंट भी मिल जाएंगे। इन सभी को इसमें रखा गया इंडियन डायस्पोरा में। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे आप देखिए तो सबसे ज्यादा यूएस में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ, इन सारे कंट्रीज में रहते हैं। आपसे ना एक चीज पूछा जाएगा, ये बताइए गिरमितिया कंट्रीज कौन कौन सी हैं, गिरमितिया कंट्रीज क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है ना, फिजी आता है, मॉरिशस, जमैका, साउथ अफ्रीका और गुयाना, याद कर लीजिएगा, इसको बोला जाता है गिरमितिया कंट्रीज। ये रिसेंटली न्यूज में रहा है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है यदि आप ज्योग्राफी से रिलेट करते हैं या फिर आप सिविल सर्विसेज से रिलेट करते हैं तो। ठीक है, तो गिरमितिया कंट्रीज इसको बोला जाता है। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा पॉलिसी, पॉलिसी की बात कर लेते हैं कि हमारी जो पॉलिसी है ना, जो विदेशों में जो लोग रहते हैं हमारे, उनके लिए हमने पॉलिसी पे काम कब शुरू किया। तो मैं बता दूं, हमने ना 1950 से इन पे काम शुरू कर दिया था। हमने इनिशियली क्या किया कि जो भी हमारे ओवरसीज सिटीजन है ना, जो हमारे कंट्री को होस्ट कर रहे होते हैं, आप देखिए कि जो लोग ना भारत से विदेश में जाते हैं ना, तो एक्चुअली वो ना हमारे कंट्री को होस्ट कर रहे होते हैं। आप ये भी इसको सेंस में देख सकते हो, हमारे कल्चर को एक तरीके से कल्चर का एक्सप्लोरेशन कर रहे होते हैं, ट्रेडिशन का एक्सप्लोरेशन कर रहे होते हैं, हमारे बारे में बता रहे होते हैं, भारत के बारे में और कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में वहाँ के लोगों को बता। तो एक तरीके से वो हमारे एम्बेसडर भी हैं हमारे भारत के, आप कह सकते हो। तो एक तरीके से क्या करते हैं ये लोग, होस्ट करते हैं हमारी कंट्री को। तो इसके बारे में 1950 में हमने इसके बारे में हमने सोचा था, और फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वेलफेयर एंड द सिक्योरिटी, और उनके वेलफेयर और सिक्योरिटी की चिंता भारत ने किया। कब किया? 1950 में। लेकिन आपको ये बात पता है कि जैसे आप ये सोचिए कि हमारे कोई पड़ोसी या हमारे कोई अपने लोग अगर विदेशों में रहते हैं ना, विदेशों में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, अगर उनका कांटेक्ट भारत से हो ना, तो जो फॉरेन की जो कंट्री है ना, वहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, इनको देख के एक जलन की भावना रखती है कि ये एक तरीके से हमारी जो भी प्राइवेसी है ना, ये इसको यहाँ जाके भारत को बता रहा है, या हमारी जो भी चीजें हैं भारत को बता रहा है, या हो सकता है कोई इंटरनल इश्यू ऐसे या इंटरनल सिक्योरिटी जैसे चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में ना भारत ये सोचा, 1980 में हमने ये सोचा कि देखो भैया, आपके जो अफेयर्स है ना फॉरेनर से, जो भारत में जो भारतीय लोग विदेशों में रहते हैं, उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि वहां की जो गवर्नमेंट है ना, उनको गलत नजर से देख रही है, उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो ऐसी स्थिति 1980 में बनी थी। ठीक है, फिर 1980 में क्या चेंजेस, हमने डायस्पोरा पॉलिसी को थोड़ा सा हमने चेंज किया। हमने इंडियंस को क्या किए, भारत विदेशों में क्या किए, इनवाइट करने लगे, अपने जो भी कंडक्ट है वो फेस्टिवल या वगैरह जो भी नेशनल यूनिटी का कॉन्सेप्ट है, इसमें हम उनका एक तरीके से रोल को या उनका पार्टिसिपेशन भी इंश्योर करने लगे 1980 में। लेकिन 2000 के बाद की अगर बात करें, तो इंट्रोडक्शन ऑफ द होस्ट ऑफ द पॉजिटिव मेजर सच एज अ सेपरेट मिनिस्ट्री, हमने इनके लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री ही बना दिया ओवरसीज सिटीजन्स के लिए। ओवरसीज ओवरसीज इंडियन अफेयर्स हमने बना दिया, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स, हमने अलग मिनिस्ट्री बना दिया इसमें। ठीक है, जिसमें हमने इनको बहुत से ओरिजिन कार्ड देने लगे हम लोग, जैसे ओवरसीज सिटीजन कार्ड हम देने लगे इनको, या प्रवासी भारतीय दिवस भी हम फेस्टिवल टाइप में भी मनाने लगे। जैसे बताया कि हम हर 2 साल में क्या करते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, टेंजिबल बेनिफिट्स देख लेते हैं कि जो इंडियन डायस्पोरा के जो लोग हैं ना, विदेशों में लोग रहते हैं, तो क्या क्या बेनिफिट मिलता है इनसे भारत को, ये आपसे सिंपल यही पूछा जाएगा। मेन थीम यही है, इसी को समझते हैं। ये ना एक तरीके से अम्बेसडर होते हैं, हमारे इंडियन इंटरेस्ट को विदेशों में जाकर के बताते हैं, इंडियन इंटरेस्ट को बाहर जाकर के विदेशों में जाके एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। तो एक तरीके से हमारे एम्बेसडर भी होते हैं। वर्क एज अ ब्रिज, ये एक ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट्स एंड होस्ट कंट्रीज। एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे लोग यूएसए में रहते हैं, तो जो यूएसए में रहते हैं ना, बहुत से लोग भारतीय हैं, वहां पे परमानेंट सेटल हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनका जो इमोशन है ना, वो भारत से जुड़ा हुआ है। तो हमारे भारत के जो भी फोरम है ना, उसको वहां पे एक्सप्लोर करने का काम करते हैं, या वहां के गवर्नमेंट्स में ना थोड़ी सी एक भारत के प्रति इम्पैथी रहती है कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहाँ पे परमानेंट मेंबर हैं, जैसे हाउडी मोदी हुआ था, आप देख सकते हो, या फिर ट्रम्प, मोदी जी गए थे ट्रम्प का कैंपेनिंग करने के लिए, आप वो भी देख सकते हो। तो इसलिए क्योंकि वहां पे भी बहुत लार्ज नंबर में हमारे जो मूल भारतीय थे वहां पे सेटल हो चुके हैं, परमानेंटली सेटल हो चुके हैं। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो? तो दो कंट्री के बीच में ब्रिज का भी काम करते हैं।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बहुत सारा योगदान देते हैं, जैसे रेमिटेंस भारत में बहुत सारा आता है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा है। और क्या करते हैं, इंडियन सिटीजन्स स्टेइंग अब्रॉड indefinite periods for the whatever purposes majority in the Gulf। अब देखिए तो सबसे ज्यादा ना गल्फ में हमारे लोग रहते हैं, गल्फ में, मिडिल ईस्ट कंट्री में बहुत लोग रहते हैं। तो एक तरीके से हमारा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना वो भी इंश्योर हो पाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाता है भारत का। जो ओवरसीज सिटीजन्स हु हैव बिकम द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री इज देयर द सेटलमेंट। ओवरसीज जो सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं ना, फॉरेन सिटीजन नाउ, अर्लियर इंडियन सिटीजन्स होते हैं। अब देख लेते हैं कि जो पीआईओ कौन से होते हैं। जो पीआईओ होते हैं ना, एक्चुअली ये क्या होते हैं कि ओरिजिन इनका भारत में ही होता है, लेकिन वो बाहर जाके विदेश में जाकर के वो सेटलमेंट उनका हो गया है वहां पे। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होते हैं, तो फॉरेन सिटीजन्स हु नाउ इंडियन सिटीजन्स हु हैव माइग्रेटेड अब्रॉड आफ्टर द 26 जनवरी 1950। याद नहीं करना, दिमाग में याद रखो कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो विदेश में सेटलमेंट हो गया ना, परमानेंट सेटलमेंट हो गया उसका, उसको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बोला जाता है। वॉइस ऑफ द मल्टीलेटरल फोरम ये होगा यहाँ पे। मल्टीलेटरल फोरम का एक तरीके से आवाज होता है, ये लोग बुलंद करते हैं आवाजों को। तो ये आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे इसके लैकुना भी हैं, ड्रॉबैक भी देखने को मिले हैं जो कमिटी के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है। डायस्पोरा से रिलेटेड लैक ऑफ ऑथेंटिक डाटाबेस। हमारे पास ना अभी भी उतना एक्यूरेट डाटा नहीं है कि एग्जैक्टली कितने नंबर्स में लोग विदेशों में रहते हैं, कितने लोग विदेशों में रहते हैं, एग्जैक्ट डाटा अभी हमारे पास नहीं है। इसमें ना आपको काम करने की जरूरत है। एक्सक्लूजन ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, मतलब आप ये देखिए कि जो लो और सेमी स्किल्ड लोग होते हैं ना, या ब्लू कॉलर वर्कर्स मतलब जो जिनके पास स्किल नहीं होता है, जो मजदूर होते हैं, उनको बोला जाता है। सो मे नॉट फाइंड द प्लेसेस और फील द कंफर्टेबल टू पार्टिसिपेट इन दी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। तो जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन होता है ना, इसमें इनका तो पार्टिसिपेशन ही नहीं है, इन पे तो ध्यान ही नहीं दिया जाता है। जो छोटे मोटे लेबर हैं या बाहर जो छोटे मोटे ड्राइवर रहते हैं विदेशों में, या लो स्किल वर्कर्स रहते हैं, उनको तो आप इनवाइट ही नहीं कर पाते हो, या उनको तो एक तरीके से इस फॉरम में या इस फेस्टिवल में लेके आ ही नहीं पाते हो। तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा। वैसे लोगों का बहुत ज्यादा एक्सक्लूजन है, उनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। नो क्लियर पॉलिसी, इनके लिए ना कोई क्लियर पॉलिसी अब तक नहीं बनी है। सो पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट्स so evolves based on the feedbacks which is get from the diaspora from time to time ना diaspora से आपको आते रहते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी बताती रहती है कि आपको ये रिफॉर्म करने की जरूरत है, इसमें आपको कुछ संशोधन करने की जरूरत है, लेकिन वहां पे भी ना हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें ना एक क्लियर पॉलिसी की जरूरत है जो अभी नहीं है। बहुत से अनरिजॉल्व ग्रीवेंसेज है, ऐसे बहुत से शिकायत है जो विदेशों में हमारे लोग रहते हैं, वो ना सरकार से बहुत शिकायत की है, वहां के एम्बेसी को बहुत सारी शिकायत की है, ग्रीवेंसेस बहुत ज्यादा हैं। तो आप ना उसका रेड्रेसल नहीं कर पा, उसको रेड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। नो स्पेसिफिक स्कीम्स एग्जिस्ट फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ द वर्कर्स हु हैव लॉस्ट देयर जॉब। आप ना रिहैबिलिटेशन पे जोर नहीं दे रहे हो। जैसे मान लो कोविड-19 आया, कोविड-19 में ना बहुत से बाहर जो लोग रहते थे, जॉब के लिए गए थे, तो वो जब भारत में आए ना, तो वो बेचारे अनएम्प्लॉयड हो गए, वो बेरोजगार हो गए। तो इनके लिए भी आप एक काम करो कि जो जो विदेशों से, जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं भारत में ना, उनके रिहैबिलिटेशन पे भी जोर दिया जाए, इस पे भी कुछ स्कीम बनाया जाए, इस पे भी कुछ प्रोग्राम बनाया जाए। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं आपसे पूछा जाएगा। सिंपली बताना कि हमारे पास कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है, इसमें जो लो स्किल लेबरर है ना, जो बाहर में, या जो ब्लू कॉलर वर्कर्स है, उनको प्रवासी भारतीय दिवस में इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, वाइड लेवल पर उनका एक्सक्लूजन हो रहा है, कोई इनके लिए क्लियर पॉलिसी नहीं है, बहुत से इनके ग्रीवांसेस हैं जिनका रेड्रेस हम नहीं कर पा रहे हैं। इस पे भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। रिहैबिलिटेशन पे भी इनको जोर देना चाहिए। क्या मेरी बात आप इतना समझ गए? ठीक है, मेरी बात आप समझ गए? आगे देखते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी, कमिटी की रिकमेंडेशन क्या रही है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। ब्रिंग आउट द पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑन द डायस्पोरा टू सर्व एज अ फॉर डीपर एंड गाइडिंग प्रिंसिपल विच डिस्पोरा कम्युनिटी। हमें ना एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट की जरूरत है।
हमें ना इनके लिए एक पॉलिसी बनाना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए कि जो भी डायस्पोरा रिलेटेड जो भी इश्यूज है ना, जो भी गाइडिंग प्रिंसिपल्स है ना, वो इसमें फ्रेम किया जाए, ताकि इनका एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन या रेगुलेशन अच्छे से हो पाए चीजों का। ठीक है, सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ डाटा, इसने कहा कि हमें डाटा मेंटेन करना चाहिए, हमने पैरा डिप्लोमेसी करना चाहिए। पैरा डिप्लोमेसी इन द सेंस कि जो स्टेट है ना, स्टेट का भी इसमें एक तरीके से यूजफुल इंप्लीमेंटेशन करो, स्टेट के भी प्रोग्राम को इसमें इंक्लूड करो, स्टेट का भी रोल इसमें इंश्योर करो। ठीक है, तो पैरा डिप्लोमेसी पे भी जोर देना चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ डाटा पे जोर दो आप लोग, और क्या करो, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट्स इन द ग्रीवांसेड रेड्रेसल, और जो ग्रीवांस जो भी शिकायतें आ रही है ना, उसका सुझाव आप लोग दो, उसको रिजॉल्व करो, शिकायत का निवारण करो आप लोग, इस पे जोर दो। कहा ना, और क्या कहा कि जो कल्चरल डिप्लोमेसी है ना, इस पे काम करने की जरूरत है। डीपिंग द एंगेजमेंट थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कल्चरल इवेंट्स एट द मिशंस आर कंसंट्रेटेड, so showcasing the richest historical and cultural heritage of India and the cultural diplomacy soft power project abroad। आप ये देखिए ना, कल्चरल डिप्लोमेसी को ना एक सॉफ्ट पावर, एक हार्ड पावर होता है, एक सॉफ्ट पावर होता है। जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी होती है ना, उसमें आपके कल्चर आते हैं, उसमें आपके ट्रेडिशंस आते हैं। तो हमें ना सॉफ्ट पावर की तरफ भी एक तरीके से हम इसको इंश्योर करना चाहिए इसके माध्यम से। Comprehensive rehabilitation schemes must be worked in so far workers so that lost their jobs due to the pandemics and their other disaster। So रिहेबिलिटेशन पे जोर दो इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि विदेशों में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे रहते हैं, तो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, जो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो उनका रिहेबिलिटेशन पे जोर दो, भारत में भी आके वो अच्छा एम्प्लॉयमेंट इंश्योर कर पाए। ठीक है, और अपने लिवलीहुड को एक तरीके से इंश्योर कर पाए, इस बात को आप ध्यान रखो। तो जनरली इसमें क्या क्या चीजें रिकमेंड किया गया है कमेटी के द्वारा कि आप डाटा को मेंटेन करो, पैरा डिप्लोमेसी की बात करते हैं इस लोग, ग्रीवांस रेड्रेसल की बात किया जा रहा है, सॉफ्ट पावर की बात किया जा रहा है, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की बात किया जा रहा है, और हम क्या कर रहे हैं कि रिहेबिलिटेशन पे भी जोर दे रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें रही हैं, मुझे भरोसा है कि वो चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है ना कि आप G20 के बारे में मैंने आपको चीजें बताई हैं, ब्रिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स को भी आप इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि ब्रिक्स में भी ना, इसमें हमारे बहुत ही एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी रही है। कैसा डिप्लोमेसी रहा है, इसके बारे में भी हम थोड़ा आपको चीजें समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा आप लोग। ठीक है, क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? विवेक, क्या मेरी आवाज आ रही है? ठीक है संदीप, चलिए ब्रिक्स के बारे में हम समझ लेते हैं। इसकी शुरुआत होती है, आप देखिए, जो हमारा ब्रिक्स समिट होता है उससे पहले। ये न्यूज में रहा है, ये द हिंदू का एडिटोरियल है, वहां से मैं इसको इकट्ठा करके आऊं ताकि एक सेंस आप बिल्ड कर पाओ। ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको ब्रिक्स के बारे में बताऊं कि ब्रिक्स का फॉर्मेशन कब हुआ, जी मुनेली कौन थे, क्या था, कैसे था, इसका मोटो क्या था, ये नहीं। आपको सेंस को पकड़ के चलना है। ऑलरेडी जो फैक्चुअल नॉलेज था ना, वो आप दे के आ चुके हो, आप इसको क्लियर करके आ चुके हो। वो आपकी ऑब्जेक्टिविटी को नहीं देखने वाले हैं, आपकी सब्जेक्टिविटी को देखने वाले हैं, आपके एनालिसिस पावर को देखने वाले हैं। वो चीजें आती हैं एनालिसिस से। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे बहुत अच्छे से। आज ब्रिक्स को बहुत अच्छे से हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली न्यूज में था कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना, उन्होंने विजिट किया जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका के, क्योंकि वहां पे ब्रिक्स का समिट हुआ है। समिट कब हुआ? तो 22 से 24 अगस्त 2023 को हुआ था।
थोड़ा ब्रिक्स के बारे में हम जान लेते हैं। सो ब्रिक्स ना ये एक तरीके से इमर्जिंग इकोनॉमी है। जिम ओनेली थे, तो जिम ओनेली एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो ब्रिक्स कंट्रीज है ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये इमर्जिंग इकोनॉमी है। आने वाले समय में इनका ही रोल चलेगा, इनका ही रेगुलेशन चलेगा पूरे वर्ल्ड पे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये एक इमर्जिंग इकोनॉमी के रूप में ये ब्रिक्स आया था। तो जनरली जब इस पे जो बात हुई थी ना, 2001 में हमने इस पे बात किया था। इसमें जो भी हमारे इकोनॉमिस्ट थे ना, इकोनॉमिस्ट एक तरीके से इस पे बात किए थे कि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना आने वाले समय में एक ग्लोबल पावर बनेंगे, इकोनॉमिक पावर बनेंगे। तो ये एक फाउंडिंग स्टोन था इस ब्रिक्स का। मेरी बात समझ पा रहे हैं? उसके बाद इसको फॉर्मलाइज किया गया। आप देखिए तो जो मिनिस्टर थे ना, फॉरेन मिनिस्टर्स इन कंट्रीज के, चारों कंट्री के, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना के, इनकी एक मीटिंग होती है 2006 में और इसको एक फॉर्मलाइज किया जाता है, फॉर्मलाइज किया जा सकता है। लेकिन जो समिट हुआ ना, समिट मतलब क्या होता है दोस्तों, एक बात समझ लेते हैं। समिट इन द सेंस कि जो भी वर्ल्ड लीडर होते हैं ना, जो भी कंट्री के लीडर होते हैं ना, वो एक फॉरम में मिलते हैं, एक एक प्लेस पे मिलते हैं और ना किसी विषय वस्तु पे चर्चा किया जाता है और एक आम सहमति दिया जाता है, ठीक है हम इस पे काम करेंगे। लीडर के द्वारा, उस कंट्री के लीडर के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा उसको समिट बोला जाता है। तो जो ब्रिक्स का जो समिट हुआ ना दोस्तों, ये शुरू हुआ लगभग 2010 से। सो जो लगभग 2009 से, सॉरी 2009 से शुरू हुआ और इसमें 2010 में ना हमने क्या किया कि साउथ अफ्रीका को इसमें ऐड कर दिया। तो जो हमारा ब्रिक्स था ना, ब्रिक्स बन गया। साउथ अफ्रीका लेटर ऑन ऐड हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमारा ब्रिक्स जो था वो ब्रिक्स हो गया, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हो गया। सो आप देखिए ब्रिक्स को जो फॉर्मलाइज किया गया 2009 और 10 में किया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका एम क्या था कि जो इमर्जिंग मार्केट है ना, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, जो इमर्जिंग कंट्रीज है ना, इनका एक कोऑपरेशन हो, इनका एक फोरम हो, जिससे कि ये एक पॉलिसी मेकिंग पे काम कर सके, एक स्ट्रैटेजी के रूप में काम कर सके। जैसे मान लीजिए ओपेक, ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे गल्फ कंट्रीज का आप देखोगे, उसमें रशिया भी बाहर से इन्फ्लुएंशियल रहता है। तो जो ओपेक है ना, ये जनरली ऑयल से रिलेटेड है कि ऑयल कहाँ एक्सपोर्ट करना है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ाने चाहिए, घटाने चाहिए, ओपेक डिसाइड करता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो वैसे एक फॉरम बनाया जाए इमर्जिंग इकोनॉमी का। क्या मेरी बात समझ गए आप लोग? ये एक फाउंडिंग प्रिंसिपल था, इसको आप याद मतलब रिमेंबर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि जिम ओनेली ने कहा था कि ये इमर्जिंग इकोनॉमी है, इनका एक फोरम होना चाहिए, ये फोरम में अपनी बात करें, अपने मुद्दों को रखें, अपने पॉलिसी को फ्रेम करें। और इसको हमने फॉर्मलाइज किया 2009-10 में। ठीक है, मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। इसके पिलर क्या थे? अभी जो हमारा ब्रिक्स समिट हुआ तो उसके पिलर कौन कौन से डेलिब्रेशंस के? तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ब्रिक्स कंट्रीज है ना, हैव कम टुगेदर, एक साथ आती हैं हर साल और तीन पिलर पे ये डिस्कस करती हैं, तीन पिलर पे बात होता है। ये पिलर कौन कौन से होते हैं? सो पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी की बात होती है, इकोनॉमिक फाइनेंस की बात होती है और कल्चरल की बात होती है, आई मीन पीपल टू पीपल एक्सचेंज की बात होती है। तीन मुद्दों पे डिस्कस किया जाता है। जियो पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस किया जाता है, इकोनॉमी के जो फॉरम होते हैं उस पर डिस्कस किया जाता है और सॉफ्ट पावर पे डिस्कस किया जाता है, आई मीन कल्चर और ट्रेडिशन पे डिस्कस किया जाता है, पीपल टू पीपल एक्सचेंज पे डिस्कस किया जाता है। तीन फॉरम को इसमें डिस्कस किया जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ गए आप? फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द ग्रुप, सॉरी, फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द ग्रुप, वेरियस कंट्रीज एगर टू ज्वाइन दी ब्रिक्स लाइक दी, बहुत सी कंट्री थी। इससे अभी तो आपको पता है कि 6 कंट्री को हम लोग ऐड कर चुके हैं, आगे आपको मैं बताऊंगा। अभी देखिए, इससे पहले बात हो रही थी कि जो लैटिन अमेरिका में अर्जेंटीना, निकारागुआ को नहीं लेकिन अर्जेंटीना को ऐड किया गया है, नाइजीरिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, टर्की, सीरिया, ईरान, ये सारी कंट्री क्या है कि ब्रिक्स के साथ आना चाहती हैं, ब्रिक्स के साथ आना चाहती हैं, ब्रिक्स से जुड़ना चाहती हैं। क्वेश्चन उठता है क्यों जुड़ना चाहती हैं? यही क्वेश्चन आपसे उठेगा, क्यों जुड़ना चाहती है? ब्रिक्स में बहुत से जो मिडिल कंट्रीज है ना, वो ऐड होना चाहती हैं या फिर बहुत से छोटे मोटे कंट्रीज ऐड होना चाहते हैं। क्यों ऐड होना चाहते हैं भाई, क्या कारण है, ऐसा क्या ब्रिक्स में है? आगे हम बात करते हैं। वाई डू द वेरियस कंट्रीज वांट टू बी पार्ट ऑफ ब्रिक्स? इसीलिए क्योंकि ना हाई शेयर है, इकोनॉमी का बहुत ज्यादा शेयर करता है। आप देखिए ब्रिक्स प्रेजेंटली 41% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड का टोटल कितना है, 41% पॉपुलेशन शेयर करता है।
वहीं पे आप G20 देखिए, G20 की बात करिए तो वो कितना शेयर करता है, 2/3 शेयर करता है, 2/3 लगभग 66% से भी ज्यादा शेयर करता है। इस बात को आप याद रखिएगा। 24% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, जो ब्रिक्स है ना 24% वर्ल्ड जीडीपी है, और वहीं पे G20 कितना है, तो आपको याद होना चाहिए लगभग 85% हमारा वर्ल्ड जीडीपी है, ठीक है। और जियो पॉलिटिक्स शिफ्टिंग की वजह से आप देखिए ना, जियो पॉलिटिक्स शिफ्ट हो रही है, कैसे हो रही है इसको मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। द चेंजेस इन द जियो पॉलिटिक्स शिफ्टिंग इन द वर्ल्ड फ्रॉम द टाइम टू रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन अट्रैक्टिंग द कंट्रीज टू जॉइन द प्लेटफॉर्म्स। आप देखिए जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है ना, तो जो जियो पॉलिटिक्स है वो शिफ्ट हो रहा है, एक बार फिर से शिफ्टिंग नजर आ रही है, गुट नजर आ रहा है, गुटिंग नजर आ रही है। जैसे आप देखिए रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से आप यूरोपियन यूनियन को देख लीजिए, यूएसए को देख लीजिए, ये एक फॉरम में आ गए हैं। रशिया चाइना को देखिए एक फॉरम में आ गए हैं। लेकिन आपको पता है कि अभी भी ऐसे कुछ कंट्रीज हैं, जैसे मान लीजिए ईरान, ईरान कभी भी यूएसए के खेमे में नहीं जाएगा। मिडिल ईस्ट के बहुत से कंट्रीज हैं जो यूएसए के खेमे में नहीं जाएंगे, ऑलरेडी यूएसए से एंटी में रहती हैं, तो वो किसका साइड देखना चाहती हैं, वो रशिया के साइड में जाएंगी, रशिया के साइड में जाएंगी वो। तो एक तरीके से ना जो जियो पॉलिटिकल शिफ्टिंग है ना, ये आपको देखने को मिल रही है, और भारत इसमें ना बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है। भारत बहुत ही न्यूट्रल है। भारत कोशिश कर रहा है कि जो एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है ना, दोनों में ही बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम सेल्फ इंटरेस्ट पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, सेल्फ इंटरेस्ट पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में हम एक डेवलप्ड नेशन के रूप में दिखाई दें। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो शिफ्टिंग ऑफ द जियो पॉलिटिक्स, ये एक कारण है, आप इसको याद रखिएगा, वहां बता दीजिएगा ये चीजें आप। इंडिया चाइना मोटिव्स, सॉरी, जो चाइना स्ट्रैटेजिक मोटिव, इसमें क्या है, न्यू कोल्ड वॉर आपको दिखाई दे रहा है। जैसे जिस तरीके से यूएसए और चाइना के बीच में जो टेंशन दिखाई दे रहा है, ट्रेड वॉर दिखाई दे रहा है, इससे ये सिद्ध है कि एक कोल्ड वॉर जैसी स्थिति बनी है, ठीक है, जो हमारे जो पूरा जो ग्लोबल इकोनॉमी है ना, ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट कर रही है। ग्लोबल इन्फ्लेशन आपको देखने को मिल रहा है, ग्लोबल स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, और उससे भारत भी अछूता नहीं है। भारत में भी इम्पैक्ट आपको दिखाई दे रहा है, हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन की स्थिति आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। इंडिया कंसर्न, भारत का कंसर्न क्यों है, क्योंकि अभी ना चाइना ये सोच रहा है कि 6 कंट्री तो ऐड कर दिया है, चाइना ये सोच रहा है ना इसको और एक्सपैंड किया जाए, और एक्सपैंड किया जाए। लेकिन भारत का कंसर्न क्या है, ब्रिक्स को भारत ब्रिक्स को कैसे देखता है, क्या ब्रिक्स से भारत को कोई नुकसान है, या वाकई में ब्रिक्स से भारत को भी कुछ फायदा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रिक्स में चाइना का ही रोल सबसे अधिक है, चाइना इन्फ्लुएंशियल हो गया है, चाइना की ही चल रही है ब्रिक्स में, ऐसा तो नहीं है। और ऐसा है तो भारत कैसे इसको ओवरकम करेगा, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। सो भारत का कंसर्न ये है कि अभी आप देखिए ना, ब्रिक्स को एक्सपांशन किया जा रहा है, तो इसमें ये है ना कि चाइना डोमिनेंट हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, चाइना बहुत डोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि चाइना ना एशिया में ऑलरेडी डोमिनेंट है, डेट ट्रैप पॉलिसी के माध्यम से बहुत से छोटे छोटे कंट्री को लोन दे रहा है, पैसा दे रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर रहा है। तो एशिया में अभी बहुत डोमिनेंट है चाइना। तो अगर ब्रिक्स बन गया ना, ब्रिक्स में अगर बहुत से कंट्री को ऐड कर दिया ना हमने, तो जो चाइना है ना, चाइना किसमें चलेगी। जैसे आप G20 में देखो तो डेवलप कंट्री जैसे यूएसए की चलती है, कह नहीं सकते यूएसए की चलती है, लेकिन सेंड का ही सेंस रहता है डेवलप कंट्री का। वैसे चाइना भी कहीं ना कहीं इसको अपने तरीके से मैनिपुलेट करने लगे एक्सपेंशन के बाद, ये एक टेंशन है। और क्या है, मार्जिनलाइजिंग इन्फ्लुएंसेस, लाइक चाइना पुशेस द रिस्क ऑफ मार्जिनलाइजिंग इंडिया ब्रिक्स इन्फ्लुएंसेस, ब्रिक्स को बहुत ही गलत तरीके से इसको इन्फ्लुएंस किया जाएगा। भारत का जो पावर है ना, एक तरीके से जो जियो पॉलिटिक्स है ना, उसको मार्जिनलाइज किया जा सकता है चाइना के द्वारा, चाइना के पॉलिटिक्स के द्वारा इसमें। सो ग्लोबल भारत अभी क्या कह रहा है कि हम ना ग्लोबल साउथ के क्या है, वॉइस है, आवाज है, उनके मुद्दे को हम उठा रहे हैं, और हम उठाए भी हैं। आप देख भी रहे हो जिस तरीके से हमने अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप दिया G20 में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये देखो कि जो चाइना है ना, चाइना भी ग्लोबल साउथ का वॉइस बनने की कोशिश कर रहा है, ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, सिर्फ इंडिया नहीं कर रहा है, चाइना भी कर रहा है। जिस तरीके से ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में आप देखिए उसने समझौता करा दिया,
अफ्रीका में जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ब्रिक्स में जिस तरीके से 6 मेंबर्स को जोड़ रहा है, भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में जोड़ा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चाइना ने भी 6 कंट्री को ब्रिक्स से जोड़ दिया। तो जियो पॉलिटिक्स चाइना भी तो खेल रहा है, इसको कैसे आप भूल सकते हो? ग्लोबल साउथ की जो आवाज है, चाइना भी तो बनने की कोशिश कर रहा है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे चाइना और भारत की जो जियो पॉलिटिक्स है ना, इसमें वॉर दिखाई दे रहा है, इसमें टसल दिखाई दे रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो चाइना और भारत दोनों ही ग्लोबल साउथ के लीडर बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? क्यों बनना चाहते हैं? इकोनॉमिक इंटरेस्ट। दोस्तों, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आपको पता है ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? ऐसे आपको तैयारी करनी है, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, और ये सेंस आप समझ गए ना, तो मेरी बात याद रखिएगा, अगर इंटरनेशनल रिलेशन से कोई भी क्वेश्चन आया, वो आपका छूटेगा नहीं। आप सेंस को पकड़ के चलिए। अब ऐसे में भारत भी ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है, चाइना भी ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये डिसाइड करेगा सॉफ्ट पावर पॉलिसी, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, सॉफ्ट डिप्लोमेसी। ध्यान दीजिएगा इस बात को, सॉफ्ट डिप्लोमेसी। आप यहाँ कोट करिएगा पैनल में जाकर के, पूछे आपसे कि कौन जीतेगा, तो बोलिएगा सर भारत जीतेगा। इसलिए क्योंकि भारत के पास ना बहुत ही बेहतरीन सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, बहुत ही बेहतरीन सॉफ्ट डिप्लोमेसी है। हमारा कल्चर इतना स्ट्रांग है ना, हम जब भी जाते हैं ना, हम जब भी जाते हैं साउथ ईस्ट कंट्रीज में ना, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में, हम बुद्धिज्म डिप्लोमेसी की बात करते हैं वहां पे। बुद्धिज्म डिप्लोमेसी दोस्तों सबसे बड़ा एग्जाम्पल। हम कल्चर को जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम साउथ में जाते हैं ना, हम अगर साउथ अफ्रीका में जाते हैं ना, तो वहां पे इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन था ना, हमारा जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, दोनों की बात करते हैं कि हमारा तो तुम्हारा जो रिलेशन था वो हड़प्पा सभ्यता से रिश्ता बना हुआ है, उसको क्यों नहीं तुम देखते हो, उसकी हम बात करते हैं। जब हम यूरोप में जाते हैं ना, तो हम कंपनी की बात करते हैं कि हमारा तुम्हारा बहुत स्ट्रांग रिलेशन रहा है। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो हमारा जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है ना दोस्तों, बहुत ही स्ट्रांग है, और ये हमने G20 में प्रूफ कर दिया है, प्रूफ कर दिया है इसको, इसीलिए हम जीतेंगे। चाइना का सॉफ्ट डिप्लोमेसी बहुत ही घटिया है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं, चाइना जिसको लोन देता है उसकी जमीन हथिया लेता है। आप गदर पोर्ट देख लीजिए, गफर पोर्ट आप देख लीजिए, पाकिस्तान का हम्बनटोटा आप देख लीजिए पोर्ट, आप देख लीजिए श्रीलंका को, देख लीजिए आप किस तरीके से वहां के लैंड को एक्वायर कर रहा है वो। तो उसकी बहुत ही घटिया नीति रही है। इसीलिए जो छोटे मोटे कंट्रीज है ना, जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज है ना, भारत पे बिलीव करती हैं, भारत पे फेथ करती हैं। और भारत ने इसीलिए कहा, ट्रस्ट डिफिसिट की भारत ने बात की कि अगर आप हम पे भरोसा करते हो ना, हम इसको आखिरी सांस तक निभाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या आप इस सेंस को वहां बता पाएंगे? एक बार सभी लोग बता दीजिए कि क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्या मेरी बात समझ में आ रही है। साक्षी, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, चले गए क्या क्लास छोड़ के? आप लोग क्लास में ही रहिए, ठीक है? ठीक है, आगे देखते हैं। तो जैसे कि कंक्लूजन ये है कि हमें सॉफ्ट पावर पे जोर देना चाहिए। हमारी जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है ना,
ऑफ डिप्लोमेसी, इस पे भारत को जोर देना चाहिए और आपने प्रूफ भी किया है। अगर आपसे प्रूफ मांगा तो आप कहना G20 में किस तरीके से हमने जापान का साथ लिया, हमने इंडोनेशिया का साथ लिया, हमने ब्राजील का साथ लिया, ठीक है, हमने साउथ अफ्रीका का साथ लिया, किस तरीके से हमने इन कंट्रीज का साथ लिया और सॉफ्ट डिप्लोमेसी को अपनाते हुए G20 में हमने सबका कॉन्सेंट हासिल किया, सबका कॉन्सेंसस हमने हासिल किया। अगेन देख लेते हैं G20 के बारे में। सारी चीजें तो डिस्कस कर लिए हैं, जैसे 15वां जो ब्रिक्स समिट हुआ है साउथ अफ्रीका से आपका, जैसे आपको ये बात पता होनी चाहिए। जॉनसनबर्ग डिक्लेरेशन हुआ जिसमें हमने किसमें मल्टीलेटरलिज्म पे हमने फोकस किया, इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म पे, पीसफुल डेवलपमेंट पे हमने फोकस किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पीपल टू पीपल एक्सचेंज, एड्रेस द ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स। एक्सपेंशन किया गया है जिसमें हमने आपको बताया अर्जेंटीना को इसमें जोड़ा गया है, इजिप्ट इथियोपिया को ऐड किया गया है, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड यूएई, 6 कंट्रीज को हमने इसका मेंबरशिप दिया है ब्रिक्स को। ब्रिक्स तो अब क्या हो गया, ब्रिक्स प्लस 6, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। एक बार सेंस को समझ लिया जाए, ब्रिक्स आया क्यों, मैंने आपको बताया ब्रिक्स का कारण आने का कारण ये था, एक तो इमर्जिंग इकोनॉमी, दूसरा जो कारण था वो कारण था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। इसका क्या मतलब है, आप ये देख रहे हैं जैसे WTO था ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या IMF, वर्ल्ड बैंक, आप इसमें देखो ना, इसमें ना वेस्ट कंट्री की चलती थी, एशिया को तो कोई पूछता ही नहीं था, एशिया के इश्यू को तो बात ही नहीं होती थी। ऐसे में ब्रिक्स का निर्माण किया गया कि देखो हमें भी ना ऐसे फॉरम की जरूरत है कि इन पे ना निर्भर न रहें, हमें भी आत्मनिर्भर बनना है, हमें भी सेल्फ रिलायंट बनना है, तो चलो क्यों ना हम लोग ब्रिक्स बना लेते हैं और इसमें ना न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इस बैंक में क्या करेंगे कि जो भी कंट्री डेप्ट में चली गई, कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ से पैसा ले सकती है, फर्दर इसमें सबके कंट्रीब्यूशन होंगे और कंट्रीब्यूशन के हिसाब से ही पैसे दिए जाएंगे सबको, किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो जैसे जाहिर सी पता है आपको कि इसमें चाइना का सबसे अधिक है, तो ये एक कंसर्न है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी एक तरीके से कंसर्न है कि हम लोग वेस्ट के जो इन्फ्लुएंस है ना इन ऑर्गेनाइजेशन पे, इन इंस्टीट्यूशन पे, तो उससे एक तरीके से अल्टरनेटिव हो हमारे पास, दैट इज ब्रिक्स। ठीक है, समझ के बात मेरी। कंप्यूटर बैन, इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। बहुत से बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे, आपको जानना जरूरी है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो भी जानना जरूरी है, अगर आप EPFO की तैयारी करते हो तो भी आपको जानना जरूरी है। कंप्यूटर बैन कर दिया गया अभी रिसेंटली, आपको ये बात न्यूज में आई होगी, जैसे जो भी इंपोर्ट हो रहे थे लैपटॉप के, टैबलेट के, PC के, उसको हमने भी बैन कर दिया। इसके पीछे रीजन ये था ना कि हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है ना, डोमेस्टिक मार्केट, इसको बढ़ाया जाए, हमें सेल्फ रिलायंट बनना है। और आप ये बताओ हम कैसे सेल्फ रिलायंट बन पाएंगे, आपको ये पता है कि 70% से ज्यादा, लगभग 80% हमारा जो लैपटॉप है, टैबलेट्स है, या ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ना, इसका इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना और ताइवान से, और आप कह रहे हो कि हम सेल्फ रिलायंट हैं। कैसे हो सेल्फ रिलायंट भाई, आप 70% से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हो इन सब चीजों का, 80% से भी ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हो और कह रहे हो कि हम आत्मनिर्भर हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट को बंद करना पड़ेगा, इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, जो भारत ने किया। भारत ने इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कहा कि अब इसका रिस्ट्रिक्शन है, चाइना से जो इंपोर्ट आ रहा है, चाइना को हमने फोकस किया कि अब इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये कब तक रिस्ट्रिक्ट रहेगा, तो 1 नवंबर 2023 तक, हमेशा के लिए नहीं किया गया है, 1 नवंबर 2023 तक इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया, प्रतिबंध दिया गया है। देख लेते हैं इसके बारे में।
नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसको पता है कि जो भी आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं उनका रेगुलेशन कौन करता है, तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। सो इसने एक नोटिस निकाला, नोटिफिकेशन निकाला, और इसने कहा कि जो भी इंपोर्ट है ना 1 नवंबर तक इसको क्या किया जाएगा, बैन किया जाएगा, ठीक है। एम क्या था इसका, इसका एम था डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को या डोमेस्टिक मार्केट को बूस्ट करना, बढ़ावा देना, ठीक है। चाइना पे जो हम बहुत लार्जली लगभग 75% हमारा जो इंपोर्ट है ना लैपटॉप वगैरह का, कंप्यूटर वगैरह का, वो चाइना से होता है, ऐसी कंट्री से होता है। तो इस पे इसको बैन किया जाए, इस पे डिपेंडेंट न रहा जाए, इससे बचा जाए। सो नीड परमिशन फॉर द इम्पोर्ट। अब क्या है ना कि अगर अब वो लोग चाइना के लोग या ताइवान के लोग अगर इम्पोर्ट करेंगे ना, जापान के लोग भी अगर इम्पोर्ट करेंगे ना, तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी हमें, उनको भारत से परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये तो अच्छी चीज है कि हम अपने जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसको बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। इम्पोजिशन रिस्ट्रिक्शन। सो आपको पता है कि जो HSN कोड 84707 के द्वारा इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। ये क्या है, तो इट इज अ कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। ये क्या है, 7 कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जिसमें आप देखें सो harmonizing the system of the nomenclature classification of systems, identify the product and taxation purposes। एक्चुअली में जो HSN कोड 8471 है ना, इसका पर्पस क्या था कि जो भी इस कैटेगरी में, इस बास्केट में जो भी आइटम्स आएंगे ना, उस पे टैक्स लगाया जाएगा, उस पे टैक्स लगाया जाएगा। तो ये इस कैटेगरी में जो भी डिवाइसेस थे ना, इन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, लैपटॉप पे, टैबलेट पे, मोबाइल फोन्स पे, इस पे। सो HSN कोड्स 8471 is used to identify the devices designed for the performs data task processing tasks, ठीक है, याद रखना। Application of the decision taken, इसका implementation कैसे हुआ आप देख लीजिए। Increase in the local share, shortly after the announcement share of the local electronic contract manufacturers have increased। जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर थे ना, लैपटॉप बनाते थे, टैबलेट बनाते थे, तो अभी इनका शेयर जो है इंक्रीज हो गया है भारत के मार्केट में। अब ये ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, ज्यादा मार्केट को बेच पा, जो भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है इनको बेच पा रहे हैं हमारे इंडियन फॉरम में या इंडियन मार्केट में। तो इनको जो हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हब है ना, इनको एक तरीके से बूस्ट मिल रहा है। प्राइस हाइक, आपको जैसा पता है कि अब तो इंपोर्ट बंद हो गए हैं, इंपोर्ट जो है इंपोर्ट पे प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो इससे ना प्राइस हाइक हो जाएगा। जैसे एप्पल, लेनोवो, HP, ये सब जो लैपटॉप है इनके प्राइस बढ़ जाएंगे। तो आप क्या करोगे ना, आप इजीली जो भारत में जो बन रहे हैं ना, भारत में जो चीजें बन रही है ना, जैसे मान लो एप्पल है लैपटॉप, एप्पल के लैपटॉप हैं, लेनोवो के लैपटॉप हैं, HP के लैपटॉप हैं, और इनका इंपोर्ट हम बंद कर दिए। जब इंपोर्ट बंद कर दिए, चाइना से जो इंपोर्ट हो रहा है, यहाँ से जो इंपोर्ट हो रहा है, बंद कर दिए ना, तो अब जो बाहर की जो, जैसे जापान हो गया, USA हो गया, USA की जो एप्पल की कंपनी है, तो अब USA क्या करेगा, USA जब इनका करेगा भारत में ना कोई भी गुड्स, बहुत ही महंगा, बहुत ही महंगा होगा, और लोग उसको खरीदेंगे ही नहीं क्योंकि महंगा है। तो अब ये ना ऑप्शन USA के पास यही है ना, ऑप्शन USA के पास यही है ना कि USA को अब भारत में आना पड़ेगा और खुद की कंपनी बनानी पड़ेगी, खुद का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहाँ लगाना पड़ेगा, भारत में लगाना पड़ेगा। भैया आओ, भारत में कंपनी लगाओ, भारत में तुम आकर के एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाओ, यहाँ पे तुम एप्पल का निर्माण करो, तुम लेनोवो का निर्माण करो, तुम HP का निर्माण करो, और तुम बेचो, हमारे मार्केट में बेचो, सस्ते दामों में बेचो। कितना अच्छा है ना, कितना अच्छा है। आप सोच पा रहे हैं, बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, गलत है, गलत है, गलत है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है ना, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनना। अब ये लोग क्या करेंगे, जो चाइना में फैक्ट्री लगा रहे थे, चाइना में जो, क्योंकि हमारे यहाँ ना अभी असेंबलिंग हो रही है, एज सच हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, असेंबलिंग कर रहे हैं हम लोग। अब क्या होगा ना, अब USA, जापान और भी जो कंट्री है ना, वो अब भारत आएंगी और यहाँ पे कंपनी को इस्टेब्लिश करेंगे। तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, हमारे यहाँ जो स्किल्स वर्कर बढ़ेंगे, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब होगा, ठीक है। हम मैन्युफैक्चरिंग में भी अपने आप को बहुत अच्छे से फॉर्म में लेके आ पाएंगे। अभी जैसा आपको पता है, प्राइमरी और टर्शियरी सेक्टर पे हमारी इकोनॉमी डिपेंड है, दैट इज एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी हम बहुत ही मार्जिनलाइज्ड हैं, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट कर सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग?
ये सारी चीजें हैं। कुछ नेगेटिव सिग्नल्स इसको दिखाई दे रहे हैं कि मतलब मान लीजिए हमने प्राइस हाइक कर दिया तो इतना जल्दी हाइक नहीं करना चाहिए था, मार्केट में जो है डिसस्टेबिलिटी आ जाएगी, लोग जो है मतलब एक तरीके से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या लोग इसको खरीदेंगे ही नहीं, तो एक तरीके से जो एजुकेशन है या अन्य चीज़ें हैं ना प्रभावित होंगी, इसके इफेक्ट आपको दिखाई दे सकते हैं। जिस कंट्री का आप कर रहे हो ना वो भी प्रोटेक्शनिज्म लगाएगी, प्रोटेक्शनिज्म मतलब वो भी टैरिफ लगाएगी, वो भी कुछ करेगी। तो कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं ना कि आप सिंपली आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए था, आपको ना जो भी इंपोर्ट हो रहा है ना, जो भी इंपोर्ट हो रहा है ना उसको आपको टैरिफ लगा देना चाहिए था, टैरिफ लगा दिए होते, अधिक और ज्यादा टैक्स लगा दिए होते आप, ये आपके पास ऑप्शन था, आपने उसको बैन क्यों कर दिया? बैन नहीं करना चाहिए था, टैरिफ लगा देते आप। क्योंकि ना अब जो दूसरी कंट्री है ना, यूएसए या फिर जापान या फिर जो छोटे मोटे कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, अब वो सिंपली क्या करेंगे ना, आप पे टैक्स लगाएंगे, आप पे टैरिफ लगाएंगे, तो आप भी जो एक्सपोर्ट करोगे ना तो एक तरीके से वो कॉस्ट बहुत अधिक होगा। ये भी कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है, तो क्रिटिक्स भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, फायदा और क्रिटिक्स दोनों आपको मैंने बता दिया है। सो ये अगले टॉपिक्स हैं दोस्तों, अगले आने वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं भी बोलते बोलते थोड़ा थक गया हूँ। सो मुझे भरोसा है कि आज के जो भी टॉपिक्स रहे हैं ना वो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, मेन थीम को आप समझ गए होंगे। नहीं समझ पाए होंगे तो एक बार और इस वीडियो को देखिएगा, चीज़ें क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगी और इंटरव्यू में आप अपना बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट रह गया उस क्लास से संबंधित तो पूछ सकता है, या किसी को कुछ अलग पूछना है तो पूछ सकता है। पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है? नहीं, ऐसे इश्यू सभी के साथ आ रहे हैं क्या? सभी लोग बता दीजिए, क्या सभी लोग भी और लोग भी डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं पीडीएफ को? विवेक, आप लोग बताइए, क्या आप लोग भी पीडीएफ को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं? ओपन हो रहा है बट डाउनलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं एक बार टीम को बोल देता हूँ तो वो चीजें ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी। और कोई डाउट किसी को? डैफ आ गया है, जो लोग एओ और ईओ के लिए इंटरव्यू देने वाले हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा थोड़ा आप लोग एक दिन रुक जाओ, मतलब एटलीस्ट आज 5 बजे से तो स्टार्ट हो गया होगा, लेकिन आप ना आज और कल थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि एक बार चीज़ों को ठीक से हम समझ लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इसको फॉर्म फिल करते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सर जो डैफ आया है उसका सैंपल मिल जाए तो सेंड कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, वो मैं सैंपल शेयर कर दूंगा और भी जो चीज़ें होंगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है धनंजय? हाँ, बहुत सी घटनाएं हुई हैं। एग्जैक्टली exactly, ये सही है। आप ये मत सोचना कि बहुत कम चीज़ें पूछेंगे वो आपसे। ये चीज़ें बेसिक देखो, इंटरनेशनल रिलेशन जो मैंने चीज़ बताई है ये न्यूज़ में साल दर साल रही है, इसको आप कर लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए, एक मेमोरी में ना कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा और वही कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा। नहीं कहते हैं कि आप ना स्टोरी तभी बना पाते हो जब आपको किसी मुद्दे के बारे में बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये अंडरस्टैंडिंग है, जैसे मैंने आज जो चर्चा किया ब्रिक्स के बारे में, G20 के बारे में, ग्लोबल, जैसे ग्लोबल साउथ के दोनों लीडर बनना चाहते हैं, इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्यों दोनों बनना चाहते हैं, यही मेन थीम आपसे पूछेंगे वो, इससे बियॉन्ड नहीं जाने वाले हैं। इससे बियॉन्ड जाएंगे भी तो आप समझ जाओगे, क्योंकि आपने विपिन सर की क्लास ली है। ठीक है, ठीक है धनंजय। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।